विदेश नीति के जो रोड मैप ब्लूप्रिंट है, क्या क्या चीज पढ़नी है आपको इसमें, ठीक है ना। तो इसको करंट से जोड़ के देखना है। इसको पॉलिटी में इसके अंदर सवाल आएंगे वो करंट से रिलेटेड आएंगे। अभी जितने भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुए हैं, चाहे वो जोधपुर में हो, उदयपुर में हो, दिल्ली में हो, तीनों सेमिनारों के बारे में पूछा जाएगा। शेरपा सम्मेलन हो, इसके बाद में विदेश नीति का संवैधानिक प्रावधान कहाँ है, एक तो यहां से सवाल निकालेगा वो संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति का उल्लेख है। 51 किसमें है, आर्टिकल 51 में, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 51 किसका है, भाग 4 का, यानी नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। और विदेश नीति जो है किसके टाइम में शुरू हुई, प्रश्न ये आता है। तो देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के समय से हुई। और विदेश नीति को ठीक वैसे ही समझना जैसे अपने परिवार का, अपन जहां रह रहे हैं उसका अड़ोस पड़ोस के साथ संबंध, हमारी समाज के साथ हमारा संबंध, दूसरे समाजों के साथ हमारा संबंध, और जितना भी आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, पड़ोसी के साथ हमारे संबंध हो, उसमें हमारे पारिवारिक मूल्य कैसे होने चाहिए, कितने तक हमें संबंध रखना चाहिए, कितने तक नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देनी चाहिए, इस तरह से अपन समझ सकते हैं। तो देश की जो पहली सरकार बनी तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू ने जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तो भारत सरकार का जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो मामला है, विदेश मंत्रालय, वो नेहरू ने अपने पास रखा। क्यों, क्यों, देश उस समय ताजा ताजा आजाद हुआ था, और ताजा आजाद हुआ तो अभी नेहरू क्या है, वैश्विक परिस्थितियों को समझते थे, वो जानते थे कि किस देश की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे उसके साथ रिलेशन रखना है, कैसे नहीं रखना है। इसलिए अनुभव के बिना अगर किसी और व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिलती है तो हो सकता है वो विदेशी पॉलिसी के अंदर, अपने रिलेशन के अंदर वो ढंग से प्रभावी भूमिका नहीं निभा। इसलिए नेहरू ने अपने पास रखा इसको, ठीक है ना। इसलिए भारतीय विदेश नीति का जो फाउंडर है या संस्थापक है, संस्थापक या जनक या प्रेरक, पिता किसको कहते हैं, पंडित नेहरू, है ना। अब कोई कैसा नेहरू को नहीं कहना चाहिए तो किसको कहे, उस जमाने तो नेहरू हुआ करते थे, देश के प्रधान वही थे, तो उन्हीं को कहेंगे, है ना। तो ये है। तीसरा, नेहरू ने जो सिस्टम चलाया वो इस तरह से चलाया, अगर विश्व के मानचित्र में देखोगे तो ये आपकी नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये कौन सी नहर है, पन्नामा नहर, ये यूरोप, ये रूस, इधर देखोगे तो ये आपका क्या है, अफ्रीका, ठीक है ना। और यहां है हमारा क्या, भारत, ये श्रीलंका, ठीक है ना। जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले ये दो महाशक्तियां आपस में बड़ी टकराव में रहती थी। ये वेस्टर्न यानी पश्चिमी देश कहलाते थे, वेस्ट में थे, इसलिए कैसे देश कहलाते थे, पश्चिमी देश।
वेस्ट कंट्रीज के लिए। और वेस्ट कंट्रीज का मेन जो बोलो था वो ये था कि वो पूंजीवादी व्यवस्था में विचार करते, पूंजीवादी व्यवस्था थी, कैपिटल सिस्टम था इनका। और ये रूस थे, ईस्ट थे, पूर्वी, ये सोशलिस्ट यानी कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। दुनिया में आज भी इन दोनों की लड़ाई है। सभी छोटे छोटे देश तो इन दोनों की वजह से आपस में पिस रहे हैं। अमेरिका के साथ जुड़े तो ही गलत, और रूस के साथ जुड़े तो ही गलत, अलग रहे तो ही गलत। कमजोर देश अलग रह नहीं सकते। इसलिए क्या है, ये लोग अपने साम्राज्यवाद की नीतियों के कारण दुनिया के सभी देशों के लिए क्या बने हुए हैं, सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन उस जमाने में नेहरू ने बहुत बड़ी पहल की। उसने कहा ना तो हम इसके साथ जाएंगे ना हम इसके साथ जाएंगे। उस जमाने में इन दोनों महाशक्तियों को आप चैलेंज दे रहे हो, है ना, और क्या नीति अपने आपने, तटस्थ, यानी हम ना इस गुट में रहेंगे ना इस गुट में रहेंगे। इसका मतलब क्या रहा, गुट निरपेक्ष, ठीक है ना। इसलिए सबसे बड़ी जो चीज आ रही है, विदेश नीति का संबंधी क्या है, विदेश नीति का पर्यायवाची शब्द क्या है, गुट निरपेक्ष। किसी भी संगठन में शामिल मत रहो। और आज भी यही है। हमारे मोहल्ले में मान लो 50 घर है, 50 घर में आप मान के चलिए 10 घर ऐसे मिलेंगे जो किसी एक ग्रुप को मेंटेन करते हैं, 10 बाकी वो होंगे ऐसे रहेंगे। लेकिन 2-4 उसमें ऐसे होंगे जो इनके भी हैं इनके भी हैं, अपना उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा होता है ना, गांव में भी होता है, ठीक है ना। गांव वाले लोगों के लिए एक बड़ी फिलॉसफी है। मान लो 100% लोग हैं तो 45% लोग इस पाले में खड़े हैं और 45% लोग इस पाले में खड़े हैं, 10% लोग इस बाउंड्री के बाहर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। वो ये देखते हैं किसके साथ जुड़े, मतलब ये 45 होने में, ये भी 45 होने में, इसके बाद ये है। इसलिए जब भी वोट होता है ना, वोट है तो सारे बीजेपी बीजेपी, सारे कांग्रेस कांग्रेस करते हैं। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो अलग रहेंगे और वो ही रिजल्ट निकालते हैं, वो ही निर्णय देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही दुनिया के देशों में भी ऐसे जो देश हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल अलग। तो क्या नाम, नेहरू के नेतृत्व में दुनिया के 5 देश ऐसे साथ में जुड़ गए जिन्होंने कहा कि हम तटस्थ रहेंगे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड, ये सेकंड वर्ल्ड, ये थर्ड वर्ल्ड, यानी ये पहली दुनिया, ये दूसरी दुनिया, ये तीसरी दुनिया, ये विकसित कंट्री, ये भी विकसित कंट्री, ये विकासशील कंट्री, ठीक है ना। अब देखिए, ये जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका ने क्या किया कि यहां दुनिया के छोटे छोटे जितने भी देश थे, उन दो देशों का एक सैनिक गठबंधन तैयार किया। सैनिक गठबंधन, उनको क्या कहा कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, ठीक है ना, हमारे साथ आ जाओ आप। आपको पॉलिटिक्स रूप से, इकोनॉमिक्स रूप से, आर्मिक रूप से, हर तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपका ये काम है कि जो भी हमारा दुश्मन होगा हम सब उनसे मिलके लड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे देश भी थे जो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और सेल्फ भी रह नहीं पा रहे थे। इसलिए उनकी मजबूरियां हुई, आज तो वो टूट रहे हैं, उनकी मजबूरियां हुई। तो मजबूरियां हुई तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। तो ये एक आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर एक महासागर है, क्या नाम है इसका, अटलांटिक महासागर। एस आकार का महासागर, निम्नलिखित में से किस महासागर की आकृति एस आकार की है, ये एस आकार की आकृति है, ठीक है ना। इसको यूं समझ लो। ये ग्रीनलैंड, ठीक है ना, यूरोप, अफ्रीका, ये खाड़ी देश, ये भारत, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये लोग, ठीक है ना। ये इस तरह से ये अटलांटिक महासागर है ना, ये कैसा बन रहा है, ऐसा आकार। अब अमेरिका ने क्या किया, यहां यूरोप के छोटे छोटे जो देश थे, यूरोप का संबंध किसके नजदीक है, रूस के। वो लोग ना तो इसके साथ जुड़ रहे थे ना इसके साथ, लेकिन स्वतंत्र भी नहीं रह सकते। इसलिए उन लोगों का एक समूह बनाया, एक सैनिक गठबंधन बनाया, ठीक है ना।
इसका नाम रखा गया नाटो। क्या रखा गया नाम? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक है नहीं, ये अटलांटिक महासागर है, इसका कौन सा भाग है? ये नॉर्थ भाग। नॉर्थ भाग के लोगों को मिलाकर के, देशों को मिलाकर एक संगठन तैयार किया, जिसका क्या नाम रखा गया? नाटो। अब इसमें अमेरिका पर्दे के पीछे इसको तक यहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके जो छोटे छोटे देश थे वहां इनको तोड़ने को, अभी जो यूक्रेन है ना, वो ये आपका यूक्रेन का, ठीक है ना, और ये यूक्रेन ठीक वैसे ही जैसे भारत और कश्मीर, ठीक है ना, और बिल्कुल नजदीक आने की कोशिश कर रहा है अमेरिका यहाँ पे, ठीक है ना, और यूक्रेन को दुनिया भर के संसाधन उपलब्ध करा दिए इसने। एक छोटा सा देश है, लेकिन किससे मुकाबला कर रहा है? रूस से। इसका मतलब इसके पर्दे के पीछे कहानी कौन चल रहा है? अमेरिका चल रहा है, ठीक है ना। ये अभी एक और नाटो के अंदर नया देश, यहां इसकी बाउंड्री लगती, फिनलैंड। ये 31वां देश बना राष्ट्र का। नाटो के अंदर नया वर्तमान देश कौन सा आया? 31वां, फिनलैंड। फिनलैंड भी कोई जमाने में रूस का हिस्सा है, बाउंड्री बॉर्डर पे लगता है, उसी को इन्होंने क्या कर दिया अभी? नाटो। तो ये ऐसे नाटो है। फिर इसके बाद आसियान है। फिर इसके बाद भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ में देखें तो ये आपका क्या हो गया? अफगानिस्तान। ये क्या हो गया? चीन। या क्या हो गया? नेपाल। ये क्या हो गया? भूटान। ये क्या हो गया? बर्मा, ठीक है ना, और ये क्या हो गया? पाकिस्तान। ये क्या हो गया? मालदीव। इधर श्रीलंका, है ना। इन देशों के साथ भारत ने अपना एक संगठन तैयार कर रखा है, और इन देशों का एक समूह कहलाता है सार्क। राजीव गांधी के टाइम बनाता है सार्क, ठीक है ना। ठीक है, अब फिर भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध है, नेपाल के साथ कैसे है, चीन के साथ कैसे है, और भूटान के साथ, बर्मा के साथ कैसे है, मालदीव के साथ कैसे है, श्रीलंका के साथ कैसे है, ये सभी इस तरह की स्थितियां बताती है। ये सारा स्टडी किसके अंदर कहलाएगी? फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, ठीक है ना। लिखो, लिखो। भारतीय संविधान के भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 51, भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करता है। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करता है। ठीक है ना। प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय नीति का उल्लेख है? आर्टिकल 51। कौन सा भाग है? भाग 4, ठीक है। लिखो, प्रेरक या जनक, प्रेरक या जनक, प्रेरक या जनक। किससे को कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, भारतीय विदेश नीति का जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। पर्याय क्या है? पर्याय, भारतीय विदेश नीति का पर्याय किसको कहते हैं? गुट निरपेक्ष। क्या बोलेंगे इसको? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष नीति, गुट निरपेक्ष नीति। ठीक है ना। इस नीति का पालन आपको स्कूल में जाते ही करना पड़ेगा। वहां आप जाओगे ना साइंस टीचर बन के, उससे पहले 15-20 टीचर और होंगे आगे, मतलब कोई हिंदी पढ़ा रहा होगा, एसएस पढ़ा रहा होगा, कोई 6ठी 7वीं में पढ़ा रहा, कोई 10th में पढ़ा रहा, प्रिंसिपल होगा, कोई पीटीआई होगा। पीटीआई तो अमेरिका है एक तरह का, उसका एक ही काम है वहां बैठे बैठे लड़ाना सबको, मतलब, है ना।
और पिट्टे से प्रिंसिपल के अच्छे संबंध नहीं हुए तो ठीक वैसे ही यूक्रेन और अमेरिका, है ना। इसलिए पिट्टे को कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है। हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अपने फ्रेंड सर्कल हो, परिवार हो, उसको इतना ही इंटरफेयर करो जितना उसके स्वाभिमान तक अपन बच। उसके बाद अगर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो वहां ऐसा नहीं करना। हमेशा तटस्थ रहो, और तटस्थ रहने वाला आदमी हमेशा समाज में हो, घर में हो, परिवार में हो, कहीं हो, वो उसकी कदर होती, ईमान होता है उसका, ठीक है ना। ये तो भारतीय विदेश नीति का पर्याय कौन है? गुटनिरपेक्ष नीति। और विश्व में गुटनिरपेक्ष नीति लाने वाला व्यक्ति भी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उसने कहा हम न तो अमेरिका के साथ जाएंगे ना ही रशिया के साथ जाएंगे, हम अपना रास्ता अलग बनाएंगे, अलग से रहेंगे, भले आधी रोटी खा लेंगे लेकिन किसी के आगे गुलाम नहीं बनेंगे। तो दुनिया देखती रहेगी बोले ये क्या कर रहे हैं। और जब लगा और दुनिया के साथ साथ देश आने शुरू हुए, शुरुआत में ये 5 लोग थे। कितने लोग थे? तो गुटनिरपेक्ष नीति के फाउंडर कहलाता है ये। क्या कहलाता है? आज कितने देश इसके अंदर है? 120 देश, आप देख लो। और दुनिया के अंदर यूएनओ रजिस्ट्रेड देश कितने हैं? 193 में से 100 देश 20 तो ऐसे हैं जो अलग, ठीक है ना। इसलिए वो जमाने के अमेरिकी राष्ट्रपति वगैरह ये लोग नेहरू को मतलब बड़ा ही लीडर के रूप में देखते थे कि भाई इसके अंदर 120 देश साथ में खड़े हैं, है ना। मान लो 2 पिलर है और तीसरा पिलर 120 वाला, इसके पास 4 लोग हैं, इसके पास 5 लोग हैं, तो हमेशा इसके ऊपर नजर है कि यार इसके लीडर को अपने फेवर में करो ताकि 120 लोग अपने को मिल जाए, ठीक है ना। ये है और कुछ नहीं इस दुनिया के अंदर सारा सिस्टम। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, गुटनिरपेक्ष संगठन या गुटनिरपेक्ष नीति। नॉन एलिगेंट मोमेंट, नेम बोलते हैं इसको, नेम, NAM, नॉन एलिगेंट मोमेंट। इंग्लिश में भी लिख दो, नॉन एलिगेंट मोमेंट, गुटनिरपेक्ष नीति। गुटनिरपेक्ष नीति, ठीक है। देखो, स्थापना, स्थापना 1961 में, 1961, ठीक है ना, 1961। संस्थापक, फाउंडर कितने देश थे? 5। नंबर 1 लिखो, संस्थापक सदस्य 5 देश। नंबर 1 भारत। भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ध्यान से लिखना, प्रश्न बना रहा हूं मैं यहां पे। अभी विदेश नीति अगर ढंग से पढ़ो ना तो कम से कम 7-8 दिन लगता है, जीके के हिसाब से। लेकिन हमारे सर तो समझते हैं नहीं, बोले फटाफट कराओ इसको। फटाफट कैसे कराए? 1 घंटे में कैसे करा दो इसको? इसलिए फिर मैं रात को सारी समरी उतार के लाया कि बस अपने इनका काम हो जाए, बस बहुत है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कोचिंग वालों के पास। अगर आप पॉलिटी है तो पॉलिटी आप इंटरनेशनल पॉलिटी पढ़ाओगे, उसको एज ए जीके के पर्पज से पढ़ा रहे, कॉलेज का पेपर थोड़ी है। फिर इसके बाद स्टेट की पॉलिटी पढ़ाओगे, सेंटर की पढ़ाओगे, लोकल पढ़ाओगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाओ, फिर समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है ना। साइंस में तो सब चीजें फिक्स होती है, लेकिन अब मान नहीं रहे। उनको मैंने रात को कहा भी था, बोला नहीं नहीं अपने 1 घंटे में कराओ इसको, ठीक है ना। लिखो, नंबर 2 मिस्र। कौन सा कंट्री था? मिस्र। मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है ना। नंबर 3 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के उस जमाने राष्ट्रपति थे सुकर्णो। सुकर्णो। नंबर 4 युगोस्लाविया। युगोस्लाविया, मार्शल टिटो।
युगोस्लाविया, मार्शल टिटो लिखा। हाँ, नंबर 4, 5 घाना। गाना एक देश है, कहाँ है, कौन सी अफ्रीका महाद्वीप का देश है ये गाना? मुझे लिखो, क्वाम एन क्रुमा, इसको यूं लिखो, क्वाम एन क्रुमा, एन क्रुमा। इसको ऐसे याद रखना, नासिर, टिटो, नेहरू, क्वाम और सुकर्णो। अब ध्यान रखना, यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील या नहीं, क्या नाम आपकी गुटनिरपेक्ष नीति का फाउंडर सदस्य नहीं है या है, तो इसमें से आएगा। ठीक है ना? कहां हुआ था ये? युगोस्लाव। लिखो, मुख्यालय, हेड ऑफिस कहां है इसका, गुटनिरपेक्ष संगठन का? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश 120, 120। लेकिन इसको अपडेट रहना, जब भी आप पेपर देने जाएं, मान लो पेपर दीपावली में हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं भी एक दो दिन में ही करंट की क्लास शुरू करूंगा मेरे YouTube चैनल पर, और इसके भी सवाल लूंगा। उनको मैंने कहा, वो मान नहीं रहे। ठीक है ना? तो इस पे मैं आपको निःशुल्क डेली करंट की क्वेश्चन और पॉलिटिक के यूनिट वाइज क्वेश्चन वो डालूंगा मैं आपको। ठीक है ना? तो एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, आपको डेली उसको पढ़ना है। ज्यादा नहीं होगी, 2 सवाल कभी भेजे, कभी 4 सवाल भेजे, कभी 3 सवाल भेजे, वो सवाल ही आपके जीके और पॉलिटिक के अंदर क्वेश्चन के रूप में बैठेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पिछली बार भी बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, जुड़ते रहते बच्चे, लास्ट तक फिर एग्जाम तक टच में रहे, बोले सर ये टॉपिक इसको थोड़ा करके बताओ, इसके कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ। ठीक है ना? ये सारी लिखो। तो इसके मान लो नवंबर में हो, तो नवंबर से पहले एक सम्मेलन होगा अभी। ठीक है ना? हो सकता है उसके अंदर कोई नया देश और जुड़ जाए, या क्या कंडीशन बने, कौन सा सम्मेलन है, किस तरह से, तो वो आप अपडेट रहना। ठीक है ना? नहीं रह पाओगे तो मैं उस ग्रुप के माध्यम से आपको इन्वॉल्व करता रहूंगा। ठीक है? लिखो, अब लिखो नाटो। नाटो, नाटो उत्तरी यानी नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना। अक्सर कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा है, इधर देखो, कि नाटो क्या है। ठीक है ना? तो नाटो क्या है, तब तो आएगा एक सैन्य गठबंधन, सैन्य गठबंधन, ये ध्यान रखना। या तो यहां से प्रश्न पूछेगा नाटो क्या है, तब तो क्या लिखेगा, उसमें क्या ऑप्शन में होगा, एक सैन्य गठबंधन। और यदि इसका पूरा नाम पूछे तो हिंदी में ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से पूछेगा। यहां ये ध्यान रखना, अटलांटिक तो आ जाएगा, इस शब्दों को चेंज करेगा वो। नॉर्थ अटलांटिक तो हर ऑप्शन में वो आपको डालेगा, लेकिन यहां आते ही वो टेरिटरी, ये ध्यान रखना है। इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों को तो पकड़ में आ जाए, हिंदी मीडियम वाले इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना? अक्सर ऐसा पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? और अगर इसको सीधा एक मीनिंग के रूप में याद करना तो क्या है, सन, ये किसका है, अमेरिका। किसका है ये, अमेरिका। किसके खिलाफ है ये, रूस के खिलाफ। ठीक है ना? लिख, अच्छा, रूस ने भी फिर एक बनाया था, उसको बनाया था वार्सा, वार्सा पैक्ट बनाया था। रूस ने भी कुछ देशों को मिला करके अमेरिका के खिलाफ खड़ा करने के लिए क्या किया, संगठन बनाया, उसका क्या नाम था, वार्सा पैक्ट। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में है, सैनिक संगठन। ठीक है ना? लिखो,
स्थापना 4 अप्रैल 1949, 1949, 4 अप्रैल 1949, ठीक है ना। मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। यहां नाटो का हेड ऑफिस है, ठीक है। आगे लिखो, वर्तमान अध्यक्ष जेन स्टॉल टेनबर्ग, टेनबर्ग, जेंस है, जेंस स्टॉल टेनबर्ग वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य फाउंडर कितने, शुरुआत में कितने थे? 12। संस्थापक सदस्य कितने हैं? 12। संस्थापक का मतलब क्या होता है? फाउंडर का मतलब क्या होता है? जब इसकी स्थापना हुई उस समय कितने थे? जिस दिन ये पहली क्लास लगी उस समय मान लो 5 बच्चे आए, बाद में दूसरे दिन छठा आया, फिर ऐसे करते आजकल 50 बच्चे हो गए। लेकिन जिस दिन पहली क्लास लगी वो फाउंडर क्लास कहलाएगी। तो फाउंडर क्लास में उस समय कितने बच्चे थे? 5। तो ये सारे फाउंडर मेंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं, लिखो। तो इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? 12। वर्तमान में कितने हैं? 31। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लिखो। वर्तमान में 31, वर्तमान में 31, वेरी इंपॉर्टेंट डालना, या प्रश्न आएगा यहां से नाटो का। हाँ, और 31वां देश कौन सा बना? फिनलैंड। 31वां देश फिनलैंड। फिनलैंड याद करके जाना, यो नहीं यूक्रेन याद करके चले जाओ, ठीक है ना। समझ आ गए? चलो, कब बना ये 31वां देश? 4 अप्रैल 2023 को, 4 अप्रैल 2023 को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आसियान, 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 आसियान पूरा नाम लिखो, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन। स्थापना 8 अगस्त 1947, नहीं 67, सॉरी, 8 अगस्त 1967, थोड़ा जल्दी करना बेटा। थाईलैंड, इसकी स्थापना कहां की गई? थाईलैंड। मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सदस्य देश तथा वर्तमान में भी इतने ही है। सदस्य देश, संस्थापक सदस्य को या वर्तमान में को, कितना है? 10। कितना सदस्य देश है? 10। देखो, 1992 में भारत आसियान में क्षेत्रीय भागीदार देश बना, क्षेत्रीय भागीदार देश बना, और
1995 में और 1995 में भारत पूर्ण संवाद भागीदार देश बना। पूर्ण संवाद भागीदार देश बना। डायलॉग, संवाद का अर्थ क्या होता है? डायलॉग, ठीक है ना। अब लिखो यूएनओ। यूएनओ, यूएनओ किसकी उत्पत्ति है? हाँ? पहला विश्व युद्ध कब हुआ? वर्ल्ड वॉर 1914 से 18। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1942-44। इसके बाद 1944 के बाद में दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया, सभी दुनिया के देश एक जगह आ गए। इसको क्या बोला गया? तो यूएनओ किसका रिजल्ट है, किसकी परिणति है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया को लगा कि अब सही नहीं, इसलिए बड़े जो देश थे उन्होंने कहा हमें एक जगह आना पड़ेगा, सभी देशों को साथ में लेके आना पड़ेगा, और उसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दुनिया की सभी समस्याओं का क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। युद्ध केवल इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो यूएनओ की स्थापना की, ये यूएनओ वहां से है, ठीक है। लिखो, पूरा नाम लिख दो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में लिखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? हाँ, यूएनओ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे लिखो, लेकिन इस संगठन ने अपना कार्य 9 जनवरी 1951 से प्रारंभ किया। लेकिन इस संगठन ने अपना कार्य 9 जनवरी 1951 से प्रारंभ किया। वर्तमान में, नहीं पहले फाउंडर मेंबर लिख दो, संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य, यूएनओ के संस्थापक सदस्य कितने थे? हाँ, यूएनओ के संस्थापक सदस्य कितने थे? हाँ? तुक्का लगाओ। हाँ? आ जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 45। कितने? 40। लिखो, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। भारत, लिखो आगे, भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य, ठीक है ना। जब अमेरिका और रूस को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब इन्होंने क्या कहा कि ऐसा एक संगठन बनना चाहिए जिसमें दुनिया के सभी देश पार्टिसिपेट हो। तो सबसे ज्यादा आगे कौन आए? तीसरी दुनिया के देश, ठीक है ना। तीसरी दुनिया के देशों में उस जमाने की लीडरशिप करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत, पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू ने उसको फाउंडर मेंबर के रूप में लाया। उन्होंने कहा बाकी दुनिया के देशों को लाना मेरे हाथ में, हम आएंगे 5-6 लोग, लेकिन यहाँ सारा डिसीजन सर्वसम्मति से होगा। यहाँ किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, अमेरिका अमेरिका की जगह बैठा रहेगा और रूस रूस की जगह बैठा रहेगा। लेकिन हमने थोड़ी उस समय हल्की सी भूल कर दी कि हमने नेशनल काउंटी सिक्योरिटी परिषद, सुरक्षा परिषद थी, उसके अंदर चाइना को एडमिट करवा दिया, प्रवेश दिला दिया। बोले हमारा पड़ोसी है, हिंदी चीनी भाई भाई। अभी मैं बताऊंगा कैसे नारा लगाया था वो। हिंदी चीनी भाई भाई, आज वो बड़ा भाई हमारे लिए बड़ा सिरदर्द बन रहा है। इसलिए हिंदुस्तान जो है ना, वो तबाह होने के वजह एक कारण है,
हमारी अपनी कल्चर, हमारी अपनी सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराएं, अतिथि देवो भव, ये ले डूब गया हमको। मतलब अतिथि, वास्को डी गामा आया था ना यार, अतिथि देवो भव है, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। उस जमाने वहां के राजा हिरोहित थे। हिरोहितों ने अगर उसी समय बड़े पीछे घुमा के दिया होता दो, तो शायद पुर्तगाली, फ्रांस, डच कोई नहीं आता। लेकिन 6 जहाज हीरे पन्नों से भर करके ठेठ भूमध्य सागर से भी आगे लाल सागर में प्रवेश करा के फिर वापस आए, तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। किसी व्यक्ति के घर जाते हैं तो अपनी औकात से ज्यादा अगला घर का व्यक्ति अपनी रेस्पेक्ट करता है, तो दोबारा जाने का मन होता है ना। 8-10 काजू की प्लेट है, बादाम की प्लेट है ना, इधर एप्पल, इधर ये काट के, इधर ने जूस वगैरह, एकदम पूरी प्लेट बैठ, और अपन पूरी प्लेट छट कर जाए, सब वापस ढक्कन लगा के एकदम थिपिंग में रख दे लो, ठीक है। ये चीजें बहुत घातक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लगी, और आज उस यूनान, चाइना देखो ना आप, मालदीव वगैरह, इसको पाकिस्तान को तो है ही, अफगानिस्तान में भी कर दिया, इधर नेपाल, ये सब चीजें, सब देश को अपनी तरफ से, पूरे भारत को क्या करा, वो घेर रहा, ठीक है ना। अब देखो ना, ये छोटे छोटे देश आंख दिखा रहे हैं, मतलब बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश, ठीक है। अभी यूएनओ की तरफ से वो जीडीपी लिस्ट आई है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जीके के अंदर सवाल है, उसके अंदर हम इस म्यांमार, बर्मा से, इनसे भी पीछे है अभी। तो वर्ल्ड लेवल में हमारा थोड़ा ग्राफ गिर रहा है। लिखो तो संस्थापक सदस्य कितने थे? भारत यूएनओ का क्या है? फाउंडर में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश 193। नवीनतम जो 193वां देश कौन सा है? नवीनतम सदस्य देश, मेंबर्स, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। यूएनओ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक, इससे पहले कौन हुआ था? ईस्ट तिमोर, 1992वां ईस्ट तिमोर। लेकिन अभी नया कौन है? दक्षिण सूडान। आगे लिखो। महासचिव, महासचिव वेरी इंपोर्टेंट डालो। पहले महासचिव ट्रिगवे ली, इनके नाम ऐसे ही है अब, ट्रिगवे ली, ट्रिगवे ली, ट्रिगवे ली। और वर्तमान में महासचिव कौन है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, है ना। अपने तो आधा घंटा लगता है बोलने में भी। गुटेरेस, अफ्रीका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, मांग मांग खां, है ना। तो हम लोग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो अखबारों में चलता था, आज अफ्रीका के राष्ट्रपति मांग मांग खां भारत आ रहे हैं। फिर ध्यान से पढ़ते, गलत तो नहीं छप गया है, मांग मांग खां, तो कहते हाँ है, ठीक है ना। अपने आप मांग मांग खा, अब फिर तो वो राष्ट्रपति क्या मतलब, ठीक है, लेकिन है अनसन नाम है, ठीक है ना। तो वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आगे लिखो। प्रमुख अंग कितने बॉडीज हैं इसकी? प्रमुख अंग 6। यूएनओ के कितने अंग है? 6। नंबर 1
महासभा, महासभा, जनरल असेंबली, महासभा। नंबर 2 सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, इसके ब्रैकेट लिखो 10+5, इसके ब्रैकेट लिखो 10+5, 10 अस्थाई, 5 स्थाई, 10+5 क्या है, ये सदस्य हैं, ठीक है ना। फिर लिखो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल लिखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहां पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड ऑफिस? कहां है? नीदरलैंड की राजधानी हैग। मोबाइल हैग होता है ना, वैसे नीदरलैंड की राजधानी। अब इसको बड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है, शॉर्ट शॉर्ट करो अब आपके क्या है, ठीक है ना। वर्तमान में इसके कौन चीफ जस्टिस है? क्या बोली तू? गुस्तावो आंचे? नहीं बेटा, ये नहीं। हाँ? न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। 9 साल इसका कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल। लगातार 2 बार हो गए। 18 साल से ये है, तो भारतीय, चौथे भारतीय है ये। नगेंद्र सिंह वगैरह ये सब इससे अंदर रहे हुए, ठीक है ना। तो दलवीर भंडारी लिख दो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के टिप्पणी, हाँ देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश वर्तमान में दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी एक इसमें टॉपिक है। अब इतनी 2 बुक्स है, एक ये एक ये, दोनों में से लिखना, इसलिए फिर कहा साहब ऐसे नहीं करना पड़े, तो मैं लो फिर ये लास्ट में मैं शॉर्ट शॉर्ट करके ले आऊंगा, इनके एक आध कोई सवाल मिल जाएगा, पार पड़ जाएगी इनकी, ठीक है। अब ये भी पूरे इंडिया में सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है इसका, वो रोहतक विश्वविद्यालय में। वहां से पीडीएफ निकाल के उसमें से ये करंट 2023 की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अब मार्केट में बुक्स बहुत मिलती है, लेकिन किसी में क्या किसी में क्या। अब बच्चा तो जो लिखा होगा वो लिखेगा, है ना। क को ख लिखवा दिया तो वो तो परीक्षा में ख करके आएगा। एक सवाल अपनी वजह से गलत हो गया तो उसका तो बेचारे सिलेक्शन रह गया ना, इसलिए ऐसा नहीं, ठीक है ना। अब मैं कुछ इसको देख के बता रहा हूं, वो आप लिख दो फटाफट। उद्देश्य, भारतीय विदेश नीति उद्देश्य, 6 कितने लिखे आपने? 5 लिखे ना, लिखो 1 2 3 4। फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लिखा ना, यूनिसेफ यूनेस्को, यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ये मैं इसमें और लिखवा देता था, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल लिखो यहाँ पे, पंचशील सिद्धांत। ये आपके सवाल है, आप लिख के ले लो मेरे से बोले। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत लिखा बेटा, पंचशील सिद्धांत। इसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपके, ताकि आप ध्यान रहे कैसे लिखना। पंचशील सिद्धांत, नाइनटीन 1954 में पंडित नेहरू ने विश्व के सामने
अपने 5 सिद्धांत विश्व के सामने रखे। जिन्हें क्या नाम दिया गया? पंचशील। ठीक है ना? अब देखो इधर, पंडित नेहरू और चीन, पंडित नेहरू यानी भारत, चीन के राष्ट्रपति दोनों आपस में मिले और दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि हम कैसे पड़ोसी के रूप में रह सकें। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ में कैसा रिलेशन होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, और उस सिद्धांतों को 5 सिद्धांतों में डिवाइड किया और पूरी दुनिया के सामने रखे। बोले ये हम पड़ोसियों के लिए नहीं, ये सभी दुनिया के लिए लागू हो सकता है। ठीक है ना? और दुनिया ने यानी यूएन इन पंचशील सिद्धांतों को क्या किया? एक्सेप्ट किया, माना और सभी देशों के लिए अनिवार्य कर दिया। बोले जो भी पड़ोसी देश है वो इसी सिद्धांत की पालना में रहेंगे। अगर इस सिद्धांत की कहीं उल्लंघन होता है तो यूएन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। इन 5 सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ेगा हर एक किसी को। ठीक है ना? तो क्या सिद्धांत, इसमें यहां से सवाल उठाएगा, पंचशील सिद्धांत का जनक कौन? पंचशील सिद्धांत कब उद्भव किए गए, कब अस्तित्व में आए? अच्छा, ये जो 5 मैं सिद्धांत लिख रहा हूं उनमें से 3 कोई लिखेगा, चौथा नहीं लिखेगा। और फिर पूछे इनमें से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत श्रेणी में आता है, नहीं आता? यहां से 100% सवाल है आपका, ध्यान रखिए। देखो नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, स्वतंत्रता का सम्मान करना, एक दूसरे की प्राकृतिक या प्रादेशिक अखंडता, प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करना। ठीक है ना? जैसे ये मान लो ये कहा ये पाकिस्तान है, ये इधर चाइना है, तो उन्होंने कहा कि जहां ये जो चीज है ना, ये प्रादेशिक अखंडता, मान लो ये, तो ना तो इससे ये आगे आएगा ना इससे आएगा, इसके साथ कोई किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं करे, सभी इसको क्या है, आदर की भाव से देखेंगे, रेस्पेक्ट के भाव से देखेंगे और एक दूसरे की स्वतंत्रता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है ना? बेवजह ही किसी प्रकार की इंटरनल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, किसी प्रकार की दखलबाजी नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब मान लो तभी तो ये चीज होती है ना, कश्मीर को लेकर के कई बार इस तरह से ये चीजें की जाती है, या लद्दाख को लेकर के, लद्दाख जब जो है जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को बढ़ाया, चाइना को बड़ी आपत्ति हुई। तब भारत ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है ना? आप ऐसा करके पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दुनिया ने तुरंत इस चीज को सुना और चाइना को कहा आप चुप रहिए, आप नहीं बोलोगे। अपने स्टेट के अंदर ये कुछ भी करें, अपने कंट्री के अंदर, आपको कहां तकलीफ आ रही? आप इसका मतलब ये थोड़ी इससे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा परमाणु शक्ति संपन्न है, इसको धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लद्दाख का जो बॉर्डर एरिया किससे लगता है? चीन से लगता है। तो चीन को लगा कहीं ऐसा हमारे साथ कोई गलत तो नहीं करा। ठीक है ना? ये चीज रखी गई। नंबर 2, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। किसी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। हाँ, जब धारा 370 हटाई तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के मियां साहब चले गए वहां पे अमेरिका में, बोले साहब इंडिया वो वहां ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है ना? तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा इसमें आपको कहां तकलीफ है? हमारे घर में, हम हमारे घर का दरवाजा आज इधर इधर करें, कल इधर कर लेंगे। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे, हम इसका आपके पड़ोस में कहीं बना देंगे मकान, आपकी बाउंड्री के ऊपर बना रहे हैं, आपके घर में थोड़ी बना रहे, कुछ भी करें, इसमें आपको कहां तकलीफ? ठीक है ना? तो अमेरिका ने उसको खुश करने के लिए कहा कि मैं उसके इंडिया पर कुछ दबाव बनाऊंगा, कुछ करूंगा, टेंशन मत लो। वहां से उसको बढ़िया रुचकार के घर भेज दिया। अमेरिका खींचा है, वो बोला नहीं, भारत जो है रशिया से या यूरोप से तेल नहीं लेगा। इससे क्या मतलब हुआ?
हम हमारा सामान कहां से लाए? आप कौन होते हो कहने वाला? आप कहां से लाते? हमने तो नहीं कहा आप कहां से लाते। आप बड़े ताकतवर, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी छोटे देशों को दबा दोगे। तो भारत के विदेश मंत्री अभी कौन है? उन्होंने कहा हमने तो कभी नहीं कहा कि अमेरिका कहां से देश तेल लेता है या अमेरिका से कौन से देश तेल लेते हैं उसको मना करता, हमने तो नहीं कहा। तुरंत मुंह पे जवाब गया ना, अमेरिका चुप हो गया। ठीक है ना। तो इमरान खान ने अपनी कंट्री के लोगों से कहा, पाकिस्तान के लोगों, बोले पाकिस्तानियों सीखो, इनसे सीखो, ये कैसे बोलते जवाब देते हैं, और आप मेरी टांग पकड़ के मुझे नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए। ठीक है ना। वहां ये चीज है। इसलिए मैंने कहा ना, विश्व में ठीक वैसे ही रहना जैसे गली में अपन परिवार वाले लोग। आप अपने गली में रह रहे हो, आपके जस्ट पड़ोस में आपका पड़ोसी है, तो उन बड़ों के साथ संबंध है, औरतों के साथ संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है। लेकिन बच्चे भी कई बार उतना ही नुटल रहते हैं। मान लो किसी ने कहा कि अपन चलते हैं घूमने करने, ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, नहीं मेरे पापा से पूछूंगा, है ना, क्या पता वो अनुमति दे या ना दे। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब कल मान लो आपके घर में बढ़िया दिवाली हुई और बढ़िया गाड़ी आ गई, मर्सिडीज गाड़ी लेके खड़ी आ गई, पड़ोसी क्यों चले इससे? है क्यों चले? क्या तकलीफ है भाई? तू भी लिया, प्रेम से रहेगा तो तेरे को भी लास्ट वाली सीट पे बैठा के चक्कर डलवाएगी। ठीक है। मान लो ये गुड़िया अपने पापा की एक है, और ये गुड़िया मान लो 4 बहन है, मान लो कोई भी XYZ। अब 4 बहनों के लिए एक बाप एक एक हिसाब से लाएगा, एक के लिए एक हिसाब से 1000 रुपए ले आएगा, तो इसके तो 1000 रुपए वाली ड्रेस होगी, तो इसके 250 वाली ड्रेस में क्वालिटी फर्क होगी ना। अब उसको लेकर के तू उसको देके बोले मेरी कल से तू मेरी सहेली नहीं जा, ऐसे थोड़ी होता है? अपना अपना सामर्थ्य है। जब नहीं था तो तूने कौन सी दिलवा दी? ये सारी चीज होती है। तो एक दूसरे के घर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए जब भी पाकिस्तान कायराना हरकत करता है ना, तो भारत की तरफ से आवाज आती है दुनिया के देशों के सामने, हम पहल नहीं करेंगे, ध्यान रखना, यानी शुरुआत हम नहीं करेंगे। और जो शुरुआत करता है, कहता है ना गली में 2 बच्चे लड़ते, पहले किसने मारी? इसने मारी, पहले इसने मारी। देखो साहब, पहले इसने मारी फिर तो ये मारेगी ना। कितनी मारी? एक। अब फिर एक लगने बाद फिर गिनते थोड़ी 2 मारूं 3 मारूं। इसलिए जो पहल करता है ना, वो हमेशा क्या रहता है? दोषी माना जाता है, दुनिया के देशों में, घर में भी, कहीं भी। ठीक है ना। लिखो, आगे लिखो। दोस्तीपूर्ण संबंधों का विकास करना, फ्रेंडशिप बनाए रखना, दोस्तीपूर्ण संबंधों का विकास करना। दोस्तीपूर्ण संबंधों का विकास करना। पाकिस्तान से तो भले कितनी दोस्ती करो, लेकिन वो तो पीठ पीछे छुरा छुपे बिना रहता नहीं। ठीक है ना। मैंने आपको एक इश्यू सुनाया था ना, अटल जी गए थे वहां पे बस लेकर के, तो वहां के एक पत्रकार ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अटल जी को कह दिया, अटल जी तो दुनिया का बड़ा महान आदमी था। ठीक है। बोले मुंह दिखाए मुझे कश्मीर चाहिए। उस लड़की ने कहा, देखो उन बच्चों के अंदर कितनी जहमी भावना है। तो अटल जी ने भी जवाब दिया, बोले मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, तेरे बाप दादे भी सब आ जाओ इसके अंदर। ठीक है ना। लेकिन ये है, वहां बच्चों को सिखाया जाए। मैं जम्मू एंड कश्मीर गया, वहां पे पुलवामा के अंदर एक लेक्चर देना था मुझे। वहां गया तो पूरी लड़कियां ही लड़कियां बैठी, एक लड़का नहीं बैठी। मैं कहाँ गया? मैं फिर उन्होंने एक्सटर्नल कहा, बोले साहब यही क्लास है आपकी? अच्छा, 250-300 सारे। अब मैंने इंट्रोडक्शन दिया, राजस्थान से है, जोधपुर से है। बोले आप इंडिया से आए हो? मेरा तो मन ऐसा हुआ, मैं बूट उतार के मुंह पे मारे बोला। मैंने कहा बेटा इंडिया नहीं है ये, इंडिया यही है और भी आगे है, ठेठ सियाचिन तक है मतलब। बोले नहीं, हमारा तो मुल्क कंट्री पाकिस्तान है। फिर मैं शाम को मार्केट में घूमता था, वहां पर भी जगह जगह पाकिस्तानी क्रिकेटरों के नाम, मतलब उन बच्चों को उसी चीज का वो क्या है, माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन फिर उनमें से कई बच्चे थे, वो कहते सर हम भी इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, हम भी, बच्चियां कहती हम भी सब राजस्थान के या दुनिया की दूसरी देशों की, इंडिया की दूसरी बच्चियां कैसे गाड़ियां लेके घूमती फ्री होके, हम भी ऐसे घूमना चाहते हैं। इतना वहां धार्मिक बंदिशता है। ठीक है ना। अपने तो एक लड़के को थप्पड़ मारने में टाइम लगाते हैं, वहां लड़कियों को बड़ी हो छोटी हो लेक्चरर एक दो गुंडे पकड़ के मार देते हैं।
हल्का वो यहाँ से बुर्का यहाँ से यहाँ आगे इतना आ गया तो मतलब इतना ही कट्टरता रहती वहां पे, ठीक है ना। बहुत फ्रीडम हो आप की, आराम से जींस पहन के घूम सकती, वहां बेचारे जींस सपने में भी नहीं पहन सकती। मतलब आगे लिखो, पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना, ठीक है ना। ये आपके विदेश नीति संबंधी है।